एक भी क्वेश्चन आपका इस नोट से बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट नोट्स है। तो अच्छे से देख लेते हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में बेशक आपको यह नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी होते हैं। तो कुछ स्किल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जो आपके सक्सेसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो कुछ स्किल्स आपके इस तरह से बुक में दिए गए हैं। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है कि आपके अंदर आपकी खुद की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप में क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है, सभी कुछ की जानकारी आप में रहनी चाहिए और यही आपको सेल्फ अवेयर करता है। तो आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब आप किसी काम को लेते हैं तो आप उस काम को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक रहिए, बिल्कुल अटेंटिव रहिए, ताकि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और जब आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो आप शुरू से देखे होंगे कि किसी भी काम को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय ही एक ऐसा चीज़ है, जब आप काम को समय पे कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एग्जामिनेशन की तैयारी भी अगर आप समय से पहले कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। उसके बाद आते हैं एडेप्टिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि आप जिस सिचुएशन में है, आप जिस जगह पर है, उस जगह को अडाप्ट करिए। जैसे कि आप किसी सिचुएशन में जाते हैं, आपको भले वह सिचुएशन, आपको भले वो इन्वायरमेंट पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको अडाप्ट करिए ताकि आप उसी में रंग मिल करके आप नई जिंदगी, नई शुरुआत कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर जो नोट्स में लिखा गया आप उसे हमारे ऐप से नोट कर सकते हैं, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। मैं आपको सारे नोट्स को बस समझाते जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर आपको कुछ स्किल्स के बारे में बताए जो कि आपके सक्सेसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, एडेप्टिबिलिटी। आप इन सबको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपका शुरू होता है मेन चैप्टर, जो कि सेशन नंबर 1 से स्टार्ट होता है। सेशन 1 में आपको पढ़ना है स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस का मतलब है चाहे वह इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, किसी तरह का कोई आपका जो मन में एक तरह का प्रॉब्लम है, मन में एक तरह का खिंचाव है, उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स। किसी भी तरह का अगर आपको थ्रेट होता है, किसी तरह का प्रॉब्लम आती है, उस समय जो आपका रिस्पॉन्स होता है, चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कि अगर आपका एग्जामिनेशन आ गया है और आप एग्जामिनेशन की तैयारी ठीक से नहीं कर पाए, उस समय आपके अंदर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वही आपका स्ट्रेस कहलाता है। जैसे कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं, उसमें हारने की जब सिचुएशन आने लगती है, उस समय आपका जो रिएक्शन हो रहा है, आपके मन का, आपका बॉडी का जो रिएक्शन हो रहा है, वो सारा स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रेस को ख़त्म कैसे किया जाए, इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा कला है और स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो डेली लाइफ में आपको प्रेशर मिल रहा है, उस प्रेशर को आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका स्ट्रेस भी मैनेज हो रहा है। जैसे डेली लाइफ में आपको होमवर्क मिलता है, डेली लाइफ में कुछ पढ़ने के लिए काम मिलते हैं, बाजार जाना होता है, इस तरह के जो छोटे मोटे काम होते हैं, उस काम को अगर आप निपटा लेते हैं, उस प्रेशर को आप हैंडल कर लेते हैं, तब आपका स्ट्रेस भी मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर आपने समझा कि डेली लाइफ का प्रेशर को आप अच्छे से हैंडल करते हैं, उससे आपका स्ट्रेस भी हैंडल होता है और आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको माइंड में ABC का एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए एग्जामिनेशन में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ABC का फॉर्मूला क्या है। तो ABC का फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। A का मतलब होता है एडवर्सिटी और स्ट्रेसफुल इवेंट। इवेंट क्या है, किसकी वजह से हुआ है। उसके बाद बी है बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, आप किस तरह से उस इवेंट को रिस्पॉन्ड किए, बी हो गया। और सी होता है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जब आप स्ट्रेस ले रहे हैं उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ABC के फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है। इसका टर्म याद रखिएगा, ए से एडवर्सिटी, बी से बिलीव्स और सी से होता है कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये आपको याद रखने हैं। 3 स्टेप्स दिए गए हैं कि आप किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। सबसे पहले तो आप खुद जानिए कि आपको स्ट्रेस हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब आपको बीमारी पता रहेगी तभी आप उसका इलाज करेंगे। तो बीमारी क्या है, यानी आपके मन में जो स्ट्रेस आया है वो क्या है, पहले उसको देखिए, उसको समझ लीजिए। उसके बाद आप
उसके रूट काउज में जाइए कि पहले तो आप जान गए कि आपको स्ट्रेस है। दूसरी बात आप क्या जानिएगा कि जो स्ट्रेस हुआ है आपको, उसका रूट कॉज क्या है, किसके कारण ये स्ट्रेस हुआ है, कौन वो बंदा है या फिर कौन वो सिचुएशन है जिसकी वजह से मुझे ये स्ट्रेस हो रहा है। तीसरा है, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के किसी भी स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं कुछ टेक्निक्स दूंगा, आप उस टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पहले आप स्ट्रेस को जानिए, दूसरा उसके कॉज को जानिए, और तीसरी बात में आप उसके मैनेजमेंट टेक्निक को यूज़ करिए। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या है आप उसको एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बता रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि अगर आप टाइम मैनेज करते हैं तो आधा स्ट्रेस आपका वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जब काम आपका समय पर होता है तो आप देखे होंगे कि आपको स्ट्रेस होने की बहुत ही कम ज़्यादा चांसेस हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज और फ्रेश एयर। तो हमारे माइंड के लिए फ्रेश एयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा, फ्रेश एयर लेना होगा, उससे ही हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। उसके बाद है हेल्दी डाइट। आपके खाने का भी ध्यान रखना, आपको खान पान का ध्यान रखना कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। जैसे दाल रोटी वेजिटेबल फ्रूट्स, ये सब जब आप खाते हैं तो आपको अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होती है, अल्टीमेटली आपका माइंड स्ट्रेंथ होगा और उसके बाद आपको स्ट्रेस कम से कम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, पॉजिटिविटी। आपको पॉजिटिविटी रहना है किसी भी एक्सपेक्ट में, चाहे कैसे भी सिचुएशन आए, आप अपने मन को सोचिए कि मुझे पॉजिटिव रहना है तो बस रहना है, चाहे वो इसके लिए आपको क्या भी करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, स्लीप। आपको अच्छे से 7 से 8 घंटे सोने हैं। उसके बाद हॉलीडेज़ के लिए आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, इससे क्या होगा, माइंड फ्रेश महसूस करेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ टेक्निक्स बताए जिसको आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, हेल्दी डाइट, उसके बाद है पॉजिटिविटी, स्लीप, और उसके बाद हॉलीडे विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो ये आपको बस याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। हमारी जो इंडिपेंडेंट वर्क करने की क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसके बारे में ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इंडिपेंडेंट वर्क क्या होता है, जैसे जब आप कोई काम को करते हैं तो बिना किसी का हेल्प लिए आप खुद से कर रहे हैं तो उसे ये कहेंगे वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इफ़ यू कैन बिकम अ काम रिलैक्स्ड पर्सन यू विल हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर आप काम है, शांत है, रिलैक्स्ड है, तब आप अपने से खुद से कोई भी काम को कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं बिना किसी डर के। इसके लिए आपको करना क्या क्या होगा, सबसे पहले तो सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ करेक्टिंग। अपने आप को सुधारिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को अवेयर रखिए। नोइंग व्हाट यू नीड टू डू। आपको जब काम करना है तो आपको क्या क्या काम करना, उसकी ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी, उसके बारे में जानकारी पहले ले लीजिए। टेकिंग द इनिशिएटिव रैदर दैन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। सबसे बड़ी बात है कि आप इनिशिएटिव लीजिए। जैसे कि कोई काम करना है तो आप आगे आइए, लीडरशिप की क्वालिटी दिखाइए। ऐसा नहीं है कि जब आपको कोई कुछ बोलेगा आप तभी करेंगे। जैसे कुछ डेकोरेशन का काम होता है तो आप देखे होंगे कि जब तक आप किसी बंदे को बोलेंगे नहीं कि आप ये काम कर दो तो वो करता नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है कि वो उस क्राइटेरिया के बच्चा है जिसमें व्हाट टू डू जब तक बोलेंगे तब वो काम करेगा, वो इनिशिएटिव नहीं ले सकता है। तो आपको इनिशिएटिव लेने की सोच रखनी है। उसके बाद है आप अपने मिस्टेक्स को देखिए और दूसरों को ब्लेम करने से बचिए। अगर आपको अकेले काम करना है तो आप अपने मिस्टेक को देखिए, आप अपने मिस्टेक को सुधारिए, दूसरों को ब्लेम करने से बचिए। और लास्ट में है कि एबिलिटी जो है वो धीरे धीरे आती है और कंटिन्यूअसली आती है। तो एक बार में ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई काम को लिए तो अकेले करने गए तो हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ टिप्स दिए गए हैं जिसको आप सुधारिएगा, तब आप धीरे धीरे एबिलिटी टू वर्क की तरफ बढ़िएगा और आप खुद से भी अकेले काम कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए इमोशनल का मतलब क्या होता है, ये सारा माइंड के लेवल पे काम होता है। इमोशनल जो है दिल और दिमाग दोनों के लेवल पर काम होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमारा दिल दिमाग का जो कॉम्बिनेशन है उसमें इंटेलिजेंस कैसे लाएं, किस तरह से हम उसमें इंटेलिजेंट की जो भावना है, जो इंटेलिजेंट जो रूप है वो दिखाएं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वन ओन्स इमोशंस एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर। ये क्या है, जब आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं या तो आप किसी और के भी इमोशन को कंट्रोल करते हैं, आपके में वो क्षमता है, आपके में वो कैपेसिटी है, तब आप क्या कहलाइएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस है आपके अंदर, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाते हैं। उसके लिए क्या क्या करना होगा, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बस आपको टॉपिक पढ़ता हूँ, समझा देता हूँ, बाकी आप इसे नोट्स कर सकते हैं। इसका मतलब क्या क्या है, सबसे पहले इमोशनल अवेयरनेस, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई
एंड नेम वंस ओन इमोशन। पहले तो आप अपना इमोशन को देखिए, समझिए कि आपके अंदर कौन कौन सा इमोशन आ रहा है। जैसे कोई सिचुएशन पे जाते हैं एग्जामिनेशन के समय, उस समय आप देखिए कि आपके अंदर कौन सा आ रहा है। देखे होंगे कुछ बच्चे डरते नहीं है, बिल्कुल बोलते हैं राम भरोसे पास होके आएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा पढ़ लिए लेकिन वहाँ पे बुक खोल करके बैठे हुए हैं। तो आप अपने इमोशंस को पहले देखिए, समझिए। उसके बाद हार्नेसिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशन टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब उसके बाद आप उसको अच्छे से समझिए कि रूट कॉज क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरह के बातों को आप उसको समझिए। उसके बाद आते हैं मैनेजिंग इमोशन। उसके बाद आप उस इमोशन को मैनेज कर सकते हैं और उसी तरीके से आप मैनेजमेंट करने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को अवेयर रखिए कि कौन से इमोशन आपके पास आ रहे हैं। उसके बाद आप उस इमोशन को एनालिसिस करिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके से उसको देखिए। और तीसरा चीज़ है कि आप उसको मैनेज करने के लिए अलग अलग जो टेक्निक्स है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ टेक्निक्स अब आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या टेक्निक्स है जिसे आप कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला दिया गया है अंडरस्टैंड योर इमोशन। बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशन को समझिए, उसको क्या नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों ये इमोशन आया है, उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस करिए। उसके बाद है रेशनलाइज करिए। देखिए एक बार में डिसीजन मत लीजिए, आप डिसाइड करिए कि कौन सा इमोशन आपके लिए प्रायोरिटी में है, कौन सा प्रायोरिटी में नहीं है, सबको देखिए और उसी हिसाब से अपना डिसीजन को लीजिए। उसके बाद है प्रैक्टिस। आपको मेडिटेशन करना है। जितना ज़्यादा मेडिटेशन योगा करेंगे आप देखेंगे कि आपके अंदर एबिलिटी आ रहा है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन करना है। सेशन नंबर 2 में आपको पढ़ना है सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आपको देखना है कि जब आप अपने आप को अवेयर करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एनालिसिस करना है। यहाँ पर देखिए कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं, आप किस तरह से अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस को एनालिसिस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेंथ देखना, आपको एबिलिटी देखनी है, उसके लिए आपको क्या क्या देखना होगा। सबसे पहले आप कुछ ऐसी चीज़ें देखिए जिसमें आप सक्सेसफुल है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ है कि आप देखिए कि लोग आप में क्या पसंद करते हैं। आप में कोई तो ऐसी खास बात होगी जो लोग आप में पसंद करते हैं, आपको अप्रिसिएट करते हैं। तीसरा चीज़ है आप टाइम लीजिए कुछ अच्छा करने के लिए। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। आप सोचिए कि आप किस काम को आप अच्छे से कर लेते हैं। माना कि दुनिया की नज़र में अभी तक वो नहीं आया होगा, लेकिन आपको इंटरनली पता होगा कि मुझे डांस अच्छे से कर लेते हैं, मैं गाना अच्छा से गा लेता हूँ, मैं पेंटिंग अच्छा से कर लेता हूँ। तो ये 3 चीज़ आपको देखना है, किस चीज़ में आप सक्सेसफुल है, किस चीज़ को पसंद करते हैं लोग आप में, और तीसरी चीज़ है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप खुद से जो चीज़ जानते हैं। उसके बाद है वीकनेस को कैसे पता करेंगे। तो वीकनेस के लिए आपको देखना है कि आपके लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है करने में। कुछ काम होता है जिसको करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कि स्टेज फियर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है। जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चों को ये वीकनेस है, तो ये स्ट्रगल है, उनके लिए डिफ़िकल्टी है। उसके बाद है फीडबैक को देखिए कि देखिए लोग आपके बारे में फीडबैक क्या देते हैं। बहुत कोई को फीडबैक मिलता है, अरे ये बहुत ज़्यादा आलसी है, इसका मतलब क्या है, वह उसका वीकनेस है। तो फीडबैक को देखिए। और तीसरा है फीडबैक को देख करके एक्सेप्ट करिए अपना वीकनेस को कि मेरे में ये कमी है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे लड़ने लगिए कि भाई मैं सोता हूँ, मैं आलसी हूँ, तो तेरा क्या जाता है। वो चीज़ मत करिए। आपको सोचना है कि आपके अंदर वीकनेस है तो उसको किस तरह से सुधारें। तो यहाँ पर आपने देखा स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, वीकनेस कैसे देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। देखिए 2 टर्म आता है, एक आता है इंटरेस्ट, दूसरा आता है एबिलिटी। इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा काम जो आप फ्री टाइम पे करना पसंद करते हैं। इंटरेस्ट का मतलब वही होता है, ये नेचुरल कैपेसिटी होता है और ये एक्वायर्ड होता है। इसका मतलब होता है कि इसको आप करना कि ज़बरदस्ती नहीं है, आप खुद ब खुद करते हैं। देखे होंगे कुछ बच्चे को वीडियो गेम ज़्यादा पसंद है तो उन्हें कोई बोले चाहे नहीं बोले, फ्री टाइम में वो बैठ करके गेम खेलते हैं, तो वो हो गया इंटरेस्ट। दूसरा क्या है, आप किसी चीज़ के बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं उसके बारे में खोजने के बारे में। जैसे मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है तो मैं अक्सर नई नई चीज़ें को खोजते रहता हूँ कि कौन सा कंटेंट आपको पढ़ाऊँ। तो वो क्या हो गया, मेरे में क्यूरियोसिटी है कि पढ़ाने को लेकर के, तो ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद क्या है, थिंग्स यू वांट टू लर्न और यू वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर। कुछ चीज़ें होती है जो आप सोचते हैं कि मुझे सीखना चाहिए, मुझे अभी सीखना चाहिए या तो फ्यूचर में सीखना चाहिए। ये चीज़ जो आप सोच करके रखें कि मुझे लाइफ में गिटार बजाना सीखना है, मुझे लाइफ में ढोलक बजाना सीखना है, मुझे पेंटिंग सीखना है, तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब बात करते हैं एबिलिटी के बारे में। एबिलिटी क्या होता है, या तो ये नेचुरल हो सकता है
या तो एक्वायर्ड हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पर्टिकुलर किसी एक जॉब को आप कितने अच्छे से कर सकते हैं, इसे ही कहते हैं एबिलिटी। आप किसी एक जॉब को कितने अच्छे से करते हैं, वही एबिलिटी कराती है। स्टेज पे कोई बंदा जाता है, बहुत ही अच्छे से स्पीच देता है, तो वो उसकी एबिलिटी हो गई। तो ये एबिलिटी अलग है और इंटरेस्ट अलग चीज़ है। चलिए अब नेक्स्ट सेशन आ गया है, सेशन नंबर 3, जिसमें आपको पढ़ना है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या है, ये खुद की मोटिवेशन है। अक्सर आप वीडियो देखते हैं मोटिवेशनल वीडियो कि किस तरह से पढ़ाई किया जाए, किस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप किया जाए, आज से कैसे पढ़े, तो ये हो गया आउटर मोटिवेशन। इनर मोटिवेशन क्या होता है, जिसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन ये एक फोर्स है जो आपके अंदर से आया है, जिसको भले ही किसी और ने चिंगारी दी होगी, लेकिन आग आपके शरीर में, आपके सीने में लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है कि मुझे लाइफ में आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है। ये आपका एक अंदर से मोटिवेशन है। तो वो जब आपके खुद की मोटिवेशन आएगी तो उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो लाइफ में याद रखिएगा, आपकी खुद की मोटिवेशन से बड़ी मोटिवेशन दुनिया की कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको लाइफ में ये काम करना है, आपके सेल्फ मोटिवेशन में आता है, तब आपको किसी और की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका हो गया सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। जो व्यक्ति खुद से मोटिवेटेड है, लाइफ में अपने आप से मोटिवेटेड है, उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है। सबसे पहला तो क्वालिटी होता है नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। उन्हें पता है कि उन्हें ज़िंदगी से क्या चाहिए, उनको ज़िंदगी में करना क्या है। तो वो सबसे बड़ा होता है, वो फोकस्ड होते हैं हमेशा। देखिए, जब गोल फिक्स है, जब वो मोटिवेटेड है, तो वो हमेशा फोकस्ड होंगे। उसके बाद होता है कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में उनको जानकारी होती है। नेक्स्ट है आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। उन्हें ड्रीम्स बहुत पसंद है और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, सारी काम को, सारी हदें पार कर देते हैं, क्योंकि वे सेल्फ मोटिवेटेड है, उन्हें बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब आप अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन कैसे पैदा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन एक बार आ गया, तब आप दोबारा किसी और की मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको अपना स्ट्रेंथ देखिए, आपको एक गोल फिक्स करना है। अगर आप लाइफ में एक गोल फिक्स कर लेते हैं, तब आपका सेल्फ मोटिवेशन वही काम करेगा, आपका गोल ही एक सेल्फ मोटिवेशन काम करेगा। एक प्लान बनाइए, उस गोल को अचीव करने के लिए हर चीज़ वो सोचिए, और उसके बाद है लॉयल टू योर गोल्स। अपने गोल के प्रति आपको लॉयल रहना है, ठीक है, सत्य में रहना है। ऐसा नहीं है कि आज आप गोल बनाए ये चीज़ का और कल आप देखते हैं तो आप कल बोले कि नहीं चल छोड़ यार, दूसरे चीज़ में बढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये नहीं करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ देखिए, गोल फिक्स करिए, प्लान बनाइए, और आपको लॉयल रहना अपना गोल के प्रति, और आपको गोल पा करके रहना है। सेशन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पढ़ना है सेल्फ रेगुलेशंस, गोल सेटिंग। आपको अब यहाँ पे देखना है कि गोल कैसे बनाए और गोल किस तरह से सेट किया जाता है। यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारा टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है और बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहा है। एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक उसी से रिलेटेड, तीसरा टॉपिक उससे रिलेटेड, इस तरह से बढ़ रहा है। तो चलिए अब इस वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आपको सारे टॉपिक्स जब रिलेटेड है तो समझने में आसानी होगी। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है सेशन 4 में आपको पढ़ना है सेल्फ रेगुलेशन, गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग कैसे होती है, तो इसके पहले आपको जानना होगा गोल्स क्या होता है। तो गोल्स क्या है, आपका एक सेट ऑफ ड्रीम्स है, एक डेडलाइन है जिसे आप पाना चाहते हैं। जैसे कि आपके लाइफ में एक गोल हो सकता है कि मुझे 1 लाख रुपया एक महीने में कमा करके रख देना है, तो ये भी आपका गोल हो गया। आपके मन में गोल है 95% हमको बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करना है, तो ये आपका गोल है, आपका एक डेडलाइन है कि भाई इतना दिन में आपको पढ़ना है, तभी आपका ये क्रॉस कर सकता है। तो ये आपका गोल हो गया। गोल सेटिंग क्या होता है, इट इज़ फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स देन प्लानिंग हाउ टू अचीव देम। यही हो गया। पहले तो आप गोल डिसाइड किए, गोल होता क्या है। तो गोल को अगर आप लाइफ में सेट कर लेते हैं, आप उसे प्लान कर लेते हैं, उसे ही कहेंगे गोल सेटिंग। अब देखिए गोल सेट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आपको स्मार्ट का फॉर्मूला दिया गया है, तो इस स्मार्ट के फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है व्हाट इज़ स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, SMART के बारे में आप बताइए। तो जब गोल आप सेट करते हैं, तो गोल सेट करने समय आपके पास कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं, उसे ही स्मार्ट फॉर्मूला में कहा गया है। जैसे S फॉर स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक क्लियर होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में क्या लेना है, क्या पाना है ज़िंदगी में। उसके लिए आप चेक करिए हु इज़ इन्वॉल्व इन द गोल,
व्हाट डू आई वांट टू डू, वेयर डू आई स्टार्ट, व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, विच मीन्स डू आई यूज़, वाई एम आई डूइंग दिस। ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए, तब आप स्पेसिफिक गोल को डिसाइड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक होता है स्पेसिफिक, दूसरा होता है नॉट स्पेसिफिक। देखिए नॉट स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश। इन्होंने कहा कि मैं लाइफ में इंग्लिश बोलना सीखूंगा। अब ये स्पेसिफिक नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो इसे आप क्या कहेंगे, नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या है, आई वुड लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली बाय ज्वाइनिंग कोचिंग क्लास आफ्टर माई स्कूल एवरी डे एंड इन 6 months आई विल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। तो इस सेकेंड लाइन में आप देखे होंगे कि ये जो गोल सेटिंग किया गया है ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, बिल्कुल क्लियर कट है कि मुझे 6 महीने में कर लेना है, मुझे हर दिन वो क्लास करना है, ये डिबेट कंपटीशन में जाना है, तो बिल्कुल फिक्स्ड है। एस के बाद आता है अब एम। एम का मतलब हो गया मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब क्या हुआ कि आपको गोल को मेज़र करना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सपना देख लिए कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो उसके लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपकी कंडीशन क्या है, आप लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप गोल को बनाइएगा। तो क्या हो गया, आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक नॉट मेजरेबल गोल का एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई वॉन्ट टू बी रिच। अब बोले कि मुझे अमीर बनना है, क्या मतलब अमीर बनना है, आप तो डिसाइड नहीं करें अमीर क्या होता है। अमीर जैसे आप बोलेंगे मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर क्या होता है, 80%, 90, 95, 98, 90, 100, क्या होता है अच्छा स्कोर, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये मेजरेबल नहीं है। तो आपको मेजरेबल रहना है कि मुझे अभी से 5 गुना ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे बोर्ड में 95% लाना है, ये सारा आपका मेजरेबल गोल हो गया। अचीवेबल क्या मतलब क्या हुआ, जब आप गोल डिसाइड करते हैं तो आप देखिए कि क्या वो मैं अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अब आप मैथ्स लेकर के पढ़ रहे हैं और आप गोल रखे हैं डॉक्टर का, तो ये तो अचीव होने से रहा, क्योंकि मैथ वाले तो बच्चे डॉक्टर बन ही नहीं सकते, तो ये अचीवेबल नहीं है। तो आप अचीवेबल गोल रखिए, रियलिस्टिक रखिए। गोल को ज़्यादा आप बढ़ा चढ़ा करके मत सोचिए, एक गोल पाने के बाद आप दूसरे गोल में जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने गोल को रियलिस्टिक रखना है, ठीक है, कि आपको लाइफ में क्या पाना है, क्या वो पा सकते हैं, उसके लिए सिलेबस क्या है, आप किस तरह से आपको पढ़ना है, उस तरह से आपको हर चीज़ को डिसाइड करना होगा। चलिए उसके बाद आते हैं टी पे। टी होता है टाइम बाउंड। अब देखिए जब कोई गोल आप फिक्स करते हैं तो उस गोल का एक टाइम भी रखिए। ऐसा नहीं है कि अब आप बोलते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए कमा लेना है, अब 5 साल में कमाएंगे, 10 साल में कमाएंगे, 20 साल में, ये बात तो आप नहीं बताए। तो आपको क्या रखना है, टाइम बाउंड रखना है कि मुझे 2 साल में, 5 साल में, तो ये आपका टाइम होना चाहिए। तो देखिए जब आप स्मार्ट गोल आप रखते हैं तो गोल के लिए आपको स्मार्ट का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से सारे वर्ड्स को कॉपी करें। उसके बाद अब आते हैं सेल्फ रेगुलेशन द टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ गए हैं। सेल्फ मैनेजमेंट की जो स्किल्स है इसमें अब आपको पढ़ना है टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। सबसे पहला, टाइम मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या है कि आपका टास्क कंप्लीट होगा टाइम पर, आपका डेली टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए। उसके बाद क्या है, मेक अ गुड गेस हाउ लॉन्ग इट विल टेक। आपको कोई भी काम करते हैं तो एक गेस मारिए कि कितना दिन में, कितना घंटे में ये काम हो सकता है। होमवर्क असाइनमेंट को आप टाइम पर करिए और उसके बाद अपने समय को दिन में बर्बाद मत करिए। जो समय आपको मिलता है उस समय को यूटिलाइज़ करिए, चाहे आप पढ़ने में करते हैं, खेलने में करते हैं, आप उसमें 100% दीजिए, आप उसको यूटिलाइज़ करिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको अब बताना है 4 स्टेप्स जो कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। आप अपने टाइम मैनेजमेंट को किस तरह से, टाइम को मैनेज करते हैं, किस तरह से इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइज। आप अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइज रहिए कि आप कौन सा काम करिए, कौन सा नहीं काम करिएगा, उसके लिए एक एक्टिविटी लिस्ट बना लीजिए। प्रायोरिटीज़ रखिए कि कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कल के लिए आपका कौन सा काम ज़रूरी है, कौन सा काम ज़रूरी नहीं है। तीसरा, कंट्रोल रखिए कि कौन सा एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कौन सा समय में कर रहे हैं, सबका आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। और लास्ट है, ट्रैक करिए कि जो आप गोल सेट किए, जो आप टाइम बाउंडेशन दिए, क्या उस पर सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन आपका 3 आवर्स का होता है तो उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा
कि प्लान बनाना पड़ेगा पहले कि किस तरह से आप यूटिलाइज करिएगा। तीसरा, प्रायोरिटी दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन को पहले बनाइएगा। तीसरा, कंट्रोल करिएगा कि कैसा नहीं हो कि 5 मिनट के लिए आप नींद ले लिए, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के लिए आप पेन वेन को लेकर के बैठे सोच रहे हैं, तो उसको ध्यान देना हो कंट्रोल। और चौथा, आप ट्रैक करिएगा कि आप जो लिस्ट बनाए हैं क्या वो फुलफिल हो रहा है, क्या वो नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको पर्टिकुलरली ध्यान देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चैनल जो वीडियो है कंप्लीट होता है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो लाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर MCQ सभी कुछ